हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में सीटेट के बारे में सब कुछ डिटेल से जानेंगे। जो नए बच्चे हैं जिनका सेशन 2024 से 2026 है, या फिर वो बच्चे जो 1 से 2 बार सीटेट का एग्ज़ाम दे चुके हैं और उनका एग्ज़ाम नहीं निकला है, उन सब के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा क्योंकि हम इन सारे टॉपिक को एक एक करके इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि सभी को मालूम है कि कल शाम को सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है और आपका एग्ज़ाम डेट भी फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए हम जानेंगे फॉर्म स्टार्ट एंड लास्ट डेट, यानी कि फॉर्म भरने का डेट आपको कल ही से था। 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक आपका फॉर्म भरने का डेट है। लेकिन कोशिश करिएगा कि आप अपना फॉर्म आज से ही भरना शुरू कर दें, क्योंकि आप जितना जल्दी फॉर्म भरेंगे आपको सेंटर आपके घर के आसपास मिलेगा। ठीक है, और दूसरी बात कि फॉर्म भरने की जल्दीबाजी में आप गलती नहीं कर दें, आप अच्छे से फॉर्म भरिएगा ताकि आपको इस करेक्शन डेट का वेट नहीं करना पड़े। देखिए, करेक्शन डेट भी आपको दे रखा हुआ है 21 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक। जिन बच्चों का मतलब नहीं चाहते हुए भी गलती हो जाए तो आप इस डेट को जाकर सुधार सकते हैं। आपको करेक्शन डेट दिया गया 21 से लेकर 25 तक। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम पैसा की। तो देखिए, जो जनरल कैटेगरी में बच्चे आते हैं, अगर वो पेपर वन भर रहे हैं, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं अगर वो पेपर वन भर रहे हैं तो उनको 1000 रुपया लगेगा। ठीक है, 1000। लेकिन अगर वो पेपर वन के साथ पेपर टू भर रहे हैं, सॉरी यहाँ पर जनरल के साथ ओबीसी, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के जो बच्चे हैं अगर वो पेपर वन भर रहे हैं तो उन्हें 1000 लगेगा। अगर वो पेपर वन और पेपर टू दोनों भर रहे हैं तो उनको 1200 लगेगा। ठीक है, उसमें कितना लगेगा? 1200। वहीं बात करते हैं हम एससी की और एसटी कैटेगरी के और फिजिकली हैंडीकेप जो बच्चे हैं, अगर वो पेपर वन भरते हैं तो उन्हें इसका हाफ पैसा लगता है, यानी कि 500। अगर वो दोनों पेपर भरते हैं, पेपर वन और पेपर टू, तो इसमें भी हाफ लगेगा, इनका 600। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ये इनका हो गया इतना। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। देखिए, यहाँ पर बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी की कि आप सीटेट का फॉर्म कब भर सकते हैं। तो देखिए, जो बच्चे जिनका सेशन 2024 से 26 है, यानी कि अभी एडमिशन लिए हैं बीएड में या डीएलएड में या बीटीसी में, अभी एडमिशन लिए हैं, इनका सेशन 2024 से 26 है, तो ये सारे बच्चे इस सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं जो आपको 1 दिसंबर को होने वाला है। यानी कि आप जैसे ही बीएड डीएलएड और बीटीसी में एडमिशन ले लेते हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बहुत लोग क्या कहते हैं, बहुत लोग आप लोग को भ्रमित करते हैं कि नहीं, आप बीएड में बीएड सेकेंड ईयर में जाइएगा तभी आप फॉर्म भरेंगे, डीएलएड सेकेंड ईयर में जाइएगा तब भरेंगे, या फिर बीएड पास होंगे या डीएलएड पास होंगे तब भरेंगे। तो नहीं, अगर आपने किसी भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन ले लिया है, जैसे कि बिहार में बीएड डीएलएड कहा जाता है, कहीं बीटीसी कहा जाता है, या फिर और अदर स्टेट में अदर नाम से जाना जाता है, लेकिन अगर आपने टीचर ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन ले लिया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आप 5 दिन पहले एडमिशन लिए हैं, ठीक है, और आपका एग्ज़ाम डेट कल निकला, तो भी आप इस एग्ज़ाम में फॉर्म भरेंगे। आपके एडमिशन लेने के बाद आप इसमें एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं बहुत से बच्चों के मन में क्या डाउट है। देखिए, हम डाउट नंबर एलिजिबिलिटी पर ही क्लियर करते हैं कि जो बच्चे डीएलएड कर रहे हैं, ठीक है, जो बच्चे डीएलएड प्लस इंटर हैं वो क्या करेंगे, जो बच्चे डीएलएड प्लस इंटर है वो सिर्फ क्या करेंगे, पेपर वन का फॉर्म भरेंगे। वो क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पेपर वन का फॉर्म भरेंगे। ठीक है, आपने इंटर करके डीएलएड किया है तो आप पेपर वन का फॉर्म भरिएगा, सिर्फ आप पेपर टू का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जो बच्चे डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन है, ठीक है, डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन है, वो क्या करेंगे, वो ग्रेजुएशन में आ गए तो ये क्या करेंगे, ये पेपर वन और पेपर टू का फॉर्म भरेंगे। ठीक है, पेपर वन और पेपर टू। अगर आपने ग्रेजुएशन करने के बाद डीएलएड किया है या फिर डीएलएड करने के बाद ग्रेजुएशन किया है, अगर आपके पास ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड है तो आप पेपर वन और पेपर टू दोनों का फॉर्म भरेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जो बच्चे बीएड करने के बाद ग्रेजुएशन, मतलब ग्रेजुएशन प्लस बीएड है, ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड किए हैं, वैसे तो ग्रेजुएशन करने के बाद ही बीएड होता है, मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड किए हैं, तो वो क्या करेंगे, सिर्फ पेपर टू का फॉर्म भरेंगे,
सिर्फ क्या करेंगे, पेपर 2 का फॉर्म भरेंगे, क्योंकि जो बीएड वाले बच्चे हैं उनको पेपर 1 से मतलब निकाल दिया गया, वो पेपर 1 का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यहाँ पर ये बच्चे डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन सिर्फ पेपर 1 पेपर 2 दोनों का फॉर्म भरेंगे, लेकिन जो डीएलएड प्लस इंटर है वो सिर्फ पेपर 1 का भरेंगे। यहाँ तक एलिजिबिलिटी की बात आ गई। और साथ ही साथ अगर आपने किसी भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन ले लिया है तो आप इस सीटेट का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अगर आपका एडमिशन लिए एक दिन भी हुआ तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। आप बीएड फर्स्ट ईयर में है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, बीएड सेकेंड ईयर में, डीएलएड सेकेंड ईयर में तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, बीटीसी 1 में एडमिशन लिए, बीटीसी फर्स्ट ईयर में तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब कोई ये नहीं पूछेगा कि मैम हम बीएड फर्स्ट ईयर में तो फॉर्म भर सकते हैं, नहीं, मैंने साफ साफ कह दिया कि आप जैसे ही टीचर ट्रेनिंग कोर्स में आपने एडमिशन ले लिया है आप सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं और इस आधार पर भरेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक सब क्लियर हुआ। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर बात करते हैं सिलेबस के आधार पर। सिलेबस बहुत बच्चों के मन में डाला गया था कि दिसंबर वाला सिलेबस हर हाल में चेंज होगा, तो आपके सिलेबस में रद्दी भर भी कोई चेंज नहीं हुआ। जो आपका पहले 2024 में जनवरी वाला सिलेबस था, जुलाई वाला सिलेबस था, बिल्कुल वही आपका दिसंबर वाला भी सिलेबस है, यानी कि आप पहले के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर बात करते हैं एज की, तो इसमें एज का भी कोई मतलब नहीं है। आप कितना भी एज हो जाए, बस आपको क्या है, बीएड में एडमिशन होना चाहिए, डीएलएड में एडमिशन होना चाहिए, बीटीसी में एडमिशन होना चाहिए। उसके बाद से आप सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं, आप अपने अंतिम सांस तक, क्योंकि इसमें एज का कोई भी रूल नहीं है कि आप इतना ही पर एज भर सकते हैं। इसका सीटेट एक सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है, जैसे कि आप केवीएस का फॉर्म भर रहे हैं, ड्री ट्रिपल एसएसबी का फॉर्म भर रहे हैं, या फिर अदर भी एग्जाम का फॉर्म, जैसे बीपीएससी टीआरई 3 का फॉर्म भर रहे थे, या फिर टीआरई 4 का भरेंगे, तो उसमें एज मांगता है कि सीटेट प्लस इतना एज, लेकिन सीटेट में कोई एज नहीं है, आप कभी भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए आपको निगेटिव मार्क्स की बात करें तो देखिए आपका एग्ज़ाम 150 मार्क्स का होता है। इसके बाद आपका 2-2.5 घंटे आपका टाइम टेबल है, 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है। और एग्ज़ाम आपका देखिए इतना समझ में गया। और 150 क्वेश्चन रहेंगे और कितना होगा, 2.5 घंटे का टाइम रहेगा, यानी कि आपको पर क्वेश्चन मतलब 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें कोई भी आपको निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ऐसा नहीं करिएगा कि अगर आपका ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो इसको छोड़ देते हैं, उसमें कोई नंबर नहीं। आप 150 क्वेश्चन भी टच करके आइएगा, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन छोड़ दे, क्योंकि कोई निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। ठीक है, अब देखिए आपका एग्ज़ाम कैसे होता है। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा इसमें जो क्वेश्चन है वो एक नंबरिया आएगा। ठीक है, जिसके 4 ऑप्शन रहेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन का टाइप कैसा रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। यहाँ बहुत सारे बच्चे फंसते हैं कि उन्हें सब्जेक्ट कैसे लेना है। बहुत सारे बच्चों को क्या दिक्कत है कि ग्रेजुएशन में उन्होंने साइंस से आपका ऑनर्स किए, ग्रेजुएशन उन्होंने साइंस किया और सीटेट का फॉर्म भरते टाइम एसएसटी ले लेते हैं। ये कोई फ़ायदा नहीं है आपको सीटेट का एग्ज़ाम देने का। तो आप जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसी सब्जेक्ट से आप क्या करेंगे, सीटेट का फॉर्म भरेंगे। तो चलिए हम उसको भी समझते हैं। देखिए यहाँ पर बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। सबसे पहले बात करते हैं डीएलएड की। देखिए डीएलएड वाले जो बच्चे हैं, डीएलएड किए हैं और इंटर है, ठीक है, जो बच्चे किसी किसी का इंटर में यहाँ पर साइंस होता है और किसी का क्या होता है, आर्ट्स होता है। साइंस से भी किए रहेंगे या फिर कोई बच्चे आर्ट्स से भी इंटर पास किए रहेंगे। ठीक है, अब इन्हें कैसे सीटेट का फॉर्म भरना है। तो देखिए इनका सीटेट में क्या सब्जेक्ट रहेगा, साइंस हो या आर्ट्स, इनका सीटेट का सब्जेक्ट रहेगा आपका सीडीपी, ये आपका 30 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद आपका ईवीएस रहेगा, 30 मार्क्स का रहेगा। आपका मैथ रहेगा, 30 मार्क्स का रहेगा। फिर आपका लैंग्वेज 1 रहेगा, 30 मार्क्स का रहेगा। और लैंग्वेज 2 भी आपका 30 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि मैम हम इंटर आर्ट्स से किए हैं, मैम हम इंटर साइंस से किए हैं तो मेरा सब्जेक्ट कौन रहेगा। आप इंटर किए हैं, आर्ट्स हो या साइंस, अगर इंटर पर से डीएलएड कर रहे हैं तो आपका सब्जेक्ट यही रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं, देखिए मान लेते हैं आप डीएलएड किए हैं प्लस आपने ग्रेजुएशन किया है, यानी कि ग्रेजुएशन करके आपने डीएलएड किया या फिर डीएलएड करके ग्रेजुएशन किया है। तो देखिए अगर आपका ग्रेजुएशन में साइंस है, यानी कि साइंस में आपने ग्रेजुएशन बायोलॉजी से किया है, आपने ग्रेजुएशन केमिस्ट्री से किया है, आपने ग्रेजुएशन फिजिक्स से किया है, कुछ से भी किया हो, अगर आपका ग्रेजुएशन में साइंस है तो आपका सब्जेक्ट क्या होगा सीटेट में,
आपको हो जाएगा CDP, वही मार्क्स रहेंगे 30 मार्क्स। इसके बाद आपको हो जाएंगे साइंस, यहाँ पर आपके तीनों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो साइंस में, ठीक है। इसके बाद आपके हो जाएंगे मैथ, यहाँ पर हो जाएगा लैंग्वेज 1 और यहाँ हो जाएगा आपका लैंग्वेज 2, ठीक है। ये आ जाएगा 30, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30 और ये भी 30, यानी कि टोटल 150, ठीक है। 150 मार्क्स का हो जाएगा, यहाँ समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि जिनका DLED है प्लस जिनका ग्रेजुएशन है और इन्होंने ग्रेजुएशन में आपको SST लिया है, SST में आप कभी हिस्ट्री से भी ऑनर्स किए हैं, ज्योग्राफी से भी कर सकते हैं, इसके बाद आप इकोनॉमिक्स से कर सकते हैं, तो वो आपका कॉमर्स में आगे देखिए, या फिर हिस्ट्री से किए, ज्योग्राफी से किए हैं, या फिर आपका पॉलिटी हो गया, या फिर आप कह सकते हैं कि आप सिविक्स से है, ठीक है। इतना जो बच्चे SST किए हैं उनके सब्जेक्ट क्या रहेंगे, तो देखिए वो रहेंगे CDP, फिर इसके बाद उनका SST हो जाएगा यहाँ पर, फिर इनका यहाँ पर लैंग्वेज 1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा लैंग्वेज 2। अब कहेंगे कि मैम यहाँ पर तो इनके 4 सब्जेक्ट है, मेरे में 5 है, तो देखिए CDP इनका 30 मार्क्स का आएगा, SST इनका 60 मार्क्स का हो जाएगा, लैंग्वेज और इनका 30 हो जाएगा और लैंग्वेज 2 इनका 30, यानी कि टोटल 150 मार्क्स। यहाँ पर बात समझने वाली है कि अगर आप DLED करने क्या लिख दिया है यहाँ पर BEd, अरे नहीं, हाँ सही है, यहाँ पर DLED है, एक सेकेंड, हाँ, जो बच्चे DLED है, ग्रेजुएशन पर DLED कर रहे हैं, यानी कि ग्रेजुएशन करने के बाद DLED करें या फिर DLED करने के बाद ग्रेजुएशन, तो उनका ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पर ही ये वाला CTET में आप ये सब्जेक्ट चुन सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। DLED पर इंटर पर आपने DLED किया तो साइंस हो या आर्ट्स, आपके यही सब्जेक्ट रहेंगे ये वाले, ठीक है। लेकिन अगर ग्रेजुएशन से आपने साइंस किया है DLED पर तो आपके ये सब्जेक्ट हो जाएंगे, अगर ग्रेजुएशन से आपने DLED किया है SST वाले पर तो आपके ये सब्जेक्ट हो जाएंगे। यहाँ तक सबको समझ में आए, ये है आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन। अब देखिए, अब हम बात करते हैं BEd वाले की। यहाँ पर एक और बात समझिएगा कि जैसे जो DLED के बच्चे हैं, जो DLED है, ग्रेजुएशन पर फॉर्म भर रहे हैं, तो वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के फॉर्म भरेंगे, तो उन्हें पेपर 1 में तो यही सब्जेक्ट रहेगा, उनका पेपर 1 चेंज नहीं होगा, पेपर 1 में सबका यही सब्जेक्ट रहेगा। लेकिन पेपर 2 उनका यहाँ ऑनर्स के सब्जेक्ट पर डिसाइड होगा कि आपने पेपर 2 में आपका ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट था, ठीक है। ये वाला समझ में आ गया। इसमें सिर्फ सेकेंड पेपर में आपके सब्जेक्ट चेंज होंगे, जो DLED प्लस ग्रेजुएशन है, और फर्स्ट वाला में यही रहेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम BEd वाले की। देखिए, BEd वाले सिर्फ पेपर 2 देंगे, तो BEd का कॉम्बिनेशन क्या है, जो बच्चे BEd किए हैं और प्लस क्या है उनका ग्रेजुएशन से, ग्रेजुएशन में अगर वो साइंस है, ग्रेजुएशन में अगर वो साइंस लिए हैं तो उनका क्या हो जाएगा, ये वाला सब्जेक्ट जाएगा, ठीक है। जो बच्चे आपका BEd किए हैं और ग्रेजुएशन में उनका साइंस है तो सेम टू सेम ये सब्जेक्ट जाएगा, ठीक है। जो बच्चे ग्रेजुएशन किए हैं और उनका SST है BEd पर, जैसे कि BEd करने के बाद, जैसे कि आपका ग्रेजुएशन प्लस BEd है और ग्रेजुएशन में आपका SST है, तो फिर आपको ये सब्जेक्ट जाएगा, यानी कि SST जिनका आया तो वो क्या हो जाएगा, 60 मार्क्स का उनका SST आएगा। क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, आपका हिस्ट्री से पूछेगा, फिर आपका ज्योग्राफी से पूछेगा, फिर आपका पॉलिटी से पूछेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। इनका साइंस से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बायोलॉजी से पूछेगा, केमिस्ट्री से पूछेगा और फिजिक्स से पूछेगा। ये है आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन। अब आप ये मैसेज नहीं करिएगा कि मैम हम अपना से पेपर 2 में कौन सा सब्जेक्ट चुने, मेरा साइंस। आप हमेशा याद रखिए, अगर आपका ग्रेजुएशन में साइंस है तो आपके पेपर 2 में साइंस और मैथ के एग्जाम होंगे 30-30 मार्क्स के। अगर आपका ग्रेजुएशन में SST है तो आपको एग्जाम होंगे 60 मार्क्स का SST आएगा, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से क्वेश्चन रहेगा। इतना समझ में आया, क्लियर है सबको, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कर लिए। अब आप पूछेंगे कि सीटेट क्यों ज़रूरी है, हमें सीटेट का एग्ज़ाम क्यों देना है। तो देखिए, सीटेट एक सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है। सेंट्रल इसको कंडक्ट कराती है केंद्र सरकार। तो ये क्या है कि केंद्र सरकार के जितने भी स्कूल है, जैसे कि KVS हो गया, DSSB हो गया, नेत्रहाट हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, नवोदय विद्यालय होगा, ये जितने भी स्कूल है सेंट्रल लेवल के, तो ये क्या करते हैं, ये जब भी अपना फॉर्म भराएंगे तो ये सीटेट का सर्टिफिकेट मांगते हैं। ठीक है, ये क्या मांगते हैं, सीटेट का सर्टिफिकेट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप सीटेट आपको क्वालिफाई करना होगा। इसके बाद आप अपने स्टेट में क्या करते हैं, आप अपने स्टेट में अगर आपको गवर्नमेंट टीचर नहीं बनना, आपको प्राइवेट टीचर बनना है, तो अगर बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में जाते हैं पढ़ाने, तो वहाँ भी आपको सीटेट का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। ठीक है, आपको BEd चाहिए प्लस सीटेट, आपको DLED चाहिए प्लस सीटेट, तो आपको सीटेट क्वालिफाई करना जरूरी है।
यहाँ तक समझ में आ गया। अब अपने मन में वो वाला लेकर मत चलिएगा कि सीटेट ऑल राज वैलिड है, इनवैलिड है, नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं है। अपना सीटेट का प्रिपरेशन करिएगा। यहाँ तक समझ में आ गया सीटेट क्वालिफाई, सीटेट के जरिए। अब हम देखेंगे सीटेट का क्वालिफाई मार्क्स। देखिए सीटेट क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करते हैं तो जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उन्हें 90 मार्क्स लाना है, ठीक है। चाहे वो गर्ल्स हो या फिर बॉयज़ हो, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, जो जनरल कैटेगरी में आ गए उन्हें 90 मार्क्स लाना है। जो ओबीसी हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ये सारे बच्चे का मार्क्स कितना आना चाहिए? 82 आना चाहिए, ठीक है। इनका क्वालिफाई मार्क्स कितना है? 82। अब इसमें भी आपके गर्ल्स और बॉयज़ दोनों, अगर गर्ल्स और बॉयज़ ओबीसी एसटी एससी के तो उन्हें 82 मार्क्स लाना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। 82 आया तो आप सीटेट क्वालिफाई होंगे, आप 90 आया तो आप जनरल कैटेगरी के हैं तो सीटेट क्वालिफाई होंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन मैं इन बच्चों से भी कहूँगी कि वो 90 मार्क्स लाने की ही कोशिश कीजिए, क्योंकि आप अदर स्टेट में जैसे ही फॉर्म भरिएगा, सपोज मान कीजिए अभी आप यूपी के बच्चे हैं, ठीक है, आपने सीटेट का एग्ज़ाम दिया और आप ओबीसी कैटेगरी के हैं और आपके 83 मार्क्स का है, ठीक है। लेकिन अगर बिहार में आते हैं, अब बीपीएससी टीआरई 4 का फॉर्म निकलेगा तो आपको फिर क्या किया जाएगा? ओबीसी से उठाकर जनरल में डाल दिया जाएगा और बिहार वाले आपसे कितना मार्क्स मांगेंगे? 90 मार्क्स मांगेंगे। तो जितने यहाँ जो बच्चे हैं अगर वो क्वालिफाई करना चाहते हैं तो 82 मार्क्स पर क्वालिफाई है, लेकिन कोशिश करिएगा कि आपका 90 मार्क्स आए, ठीक है। ये तो आपका वो क्वालिफाई मार्क्स का। अब देखिए डॉक्यूमेंट और प्रोसेस की बात करते हैं। डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो जब आप फॉर्म भरिएगा तो देखिए डॉक्यूमेंट में आप जब फॉर्म भरिएगा तो आपको क्या होना चाहिए? आपको अपना नाम, फिर आपके फादर्स नेम, आपका फादर का नाम, आपके मदर का नाम, इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, साथ ही साथ आपका कैटेगरी। ये जो है इतना आपको दिख रहा है, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी, ये क्या है? आप 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार भरिएगा, ठीक है। सपोज कीजिए कि आपकी मम्मी का नाम आपके 10th के सर्टिफिकेट में दिया गया है कुछ भी करके, मान लेते हैं अंजू देवी है, ठीक है, अंजू देवी। लेकिन अगर आपने सीटेट का फॉर्म भरा वहाँ पर अंजू कुमारी कर दिए तो दिक्कत होगा। तो आपको क्या करना है? आपके जो 10th का सर्टिफिकेट है उसमें जो चीज़ भी दिया है आप वो चीज़ ही या इसमें भरेंगे, यानी कि आप 10th के सर्टिफिकेट पर अपना फॉर्म भरेंगे, ठीक है। ऊपर क्लास में आपके सर्टिफिकेट में कुछ भी चेंज हुआ है तो उसके आधार पर नहीं, आप 10th के सर्टिफिकेट के आधार पर इसका फॉर्म भरेंगे। और गलती नहीं करिएगा, नहीं तो यहाँ इस डेट का आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब रही बात प्रोसेस की, यहाँ पर एक और बात समझिए कि जो बच्चे 2024 और 2026 यानी कि 2024 से 26 जिनका सेशन है, उनको साइबर वाले क्या बोलेंगे कि आपका फॉर्म नहीं भरा रहा है। तो इस भ्रम में नहीं रहिए, आपका फॉर्म भराएगा, आप चुनिएगा 2024, आपको ईयर दिया रहेगा 2024 तक, तो आप चुनिएगा 2024, ठीक है। आपने चुना 2024 और आप सिलेक्ट करिएगा अपीयरिंग। वहाँ पर आपको अपीयरिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, आप जाकर 2024 सिलेक्ट करिएगा और अपीयरिंग सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, जो 2024 से 26 वाले बच्चे हैं जो नए अभी बीएड डीएलएड डीबीटीसी में एडमिशन लिए हैं, वो क्या चुनेंगे? 2024 साल चुनेंगे, ईयर और अपीयरिंग सेलेक्टेड करेंगे, ठीक है। तब आप फॉर्म भरेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? आप सभी एलिजिबल इसके फॉर्म भरने के लिए। अब रही बात प्रोसेस की कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा, तो मैं इस पर एक वीडियो लाऊंगी ताकि आप घर से भी आप सीटेट का अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। पूरे प्रोसेस के साथ कैसे आपको सीटेट का फॉर्म भरना है, तो ये आपको तो प्रोसेस लाएंगे। अब बात करते हैं तैयारी कैसे करना। ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तैयारी कैसे करना। देखिए हमारे चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें लिखा हुआ है सीटेट प्रिपरेशन। सीटेट क्या होगा? प्रिपरेशन, ठीक है। सीटेट के प्रिपरेशन पर मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है और वो भी 1 महीना के अंदर मैंने ये 3 वीडियो बनाया हुआ है। अगर अभी आपको कुछ नया ट्रिक बताने लगे तो आप भ्रमित हो जाइएगा। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि सीटेट प्रिपरेशन के लिए आप जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में देखिएगा। मैंने आपको 3 वीडियो ऑलरेडी बनाए हैं और काफ़ी अच्छे से, अगर आप प्रिपरेशन उसके द्वारा कर रहे हैं तो आपके 100% है कि ये वाला एग्ज़ाम आपको निकल जाएगा। क्योंकि मैंने उसमें बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि मैम मेरे को टाइम नहीं मिलता है, तो टाइम मैनेज करने के बारे में बताया गया है। मैम मेरे को लैंग्वेज 2 की तैयारी नहीं हो पाती है, तो लैंग्वेज 2 की तैयारी के बारे में मैंने बताया उसमें। फिर इसके बाद बहुत बच्चे कहते हैं सब्जेक्ट मैम कौन सा पहले बनाए, मैंने वो भी बता रखा है। आपके पेडागोजी में कितने क्वेश्चन आते हैं वो सब भी मैंने बताया। कैसे तैयारी करना मैंने पूरे डिटेल से इन तीनों में बता रखा है। देखिए पहला वीडियो है, मैंने लिखा है उस पर कि सीटेट प्रिपरेशन का पहला स्टेप, उसमें मैंने टैग वर्ड लिखा है।
टैग वर्ड, वो टैग वर्ड जितने भी अभी तक आपके टैग वर्ड है मैंने उसमें लिख रखा है, कैसे आपको कौन से क्वेश्चन को ऑप्शन को कैसे हटाना है, कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा आपके क्वेश्चन का। इस तरह से आप पहले जाकर टैग वर्ड वाला देखिए। उसके बाद दूसरा वीडियो है, ये तो आपका पहला हुआ। दूसरा वीडियो है निंजा टेक्निक 120 प्लस स्कोर, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये जाकर आप लोग देखिएगा। इसके बाद मैंने तीसरा वीडियो लिखा है, तीसरा वीडियो है कि बिना मतलब लैंग्वेज 2 की प्रिपरेशन किए हुए लैंग्वेज 2 की बिना प्रिपरेशन किए हुए लैंग्वेज 2 में मार्क्स कैसे लाए अच्छे, वो वाला वीडियो भी मैंने किया। यानी तीनों वीडियो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपको क्या बताऊँ प्रिपरेशन कैसे करना है, मैंने उसमें बहुत अच्छे से डिटेल से बता रखा है, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं, देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि तीसरा जो वीडियो मैंने बताया कि लैंग्वेज 2 का बिना प्रिपरेशन किए हुए लैंग्वेज 2 में मार्क्स कैसे लाएं, उसमें बहुत सारे बच्चों का मन में अभी भी डाउट है, तो उसको भी मैं क्लियर करती हूँ। देखिए हमारे पास आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ध्यान से देख लीजिएगा, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दो आते हैं आपके सब्जेक्ट में। यहाँ पर या देखिए लैंग्वेज 1, अभी मैं आपको बता रही हूँ कि लैंग्वेज 1 में आप कोशिश करिएगा कि आप हिंदी लीजिए, क्योंकि लैंग्वेज 1 जो होता है आपका सब्जेक्ट ये थोड़ा आसान होता है, लैंग्वेज 2 की अपेक्षा आसान रहता है, तो आसान लीजिए ताकि इसमें 30 मार्क्स तो आप ला सकेंगे। तो लैंग्वेज 2 आप क्या करेंगे, हिंदी लेंगे, ठीक है, 30 मार्क्स के होते हैं। अगर आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी ले लिया तो लैंग्वेज 2 में आप हिंदी नहीं ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज 1 हिंदी लैंग्वेज 2 भी हिंदी, आप नहीं ले सकते हैं, मैं उसी पर बता रही हूँ। देखिए यहाँ तक समझ में आया कि आप लैंग्वेज 2 में हिंदी नहीं ले सकते, आप इसमें जाकर संस्कृत ले सकते हैं, आपका संस्कृत अच्छा है तो, या फिर जाकर इंग्लिश ले सकते हैं, या फिर संविधान के जो 22 भाषा है उसमें आपको जो 22 भाषा आपको जो अच्छा लगे आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश करिएगा कि लैंग्वेज 1 हिंदी ले रहे तो लैंग्वेज 2 संस्कृत या इंग्लिश ले लें, ठीक है। अब देखिए, अब मैं समझा रही हूँ, जो बच्चों को उसमें नहीं समझ में आ रहा है उसको। यहाँ पर बात करते हैं लैंग्वेज 1 की। लैंग्वेज 1 में आपका हिंदी आता है, संस्कृत रहता है और इंग्लिश रहता है, ठीक है। इसमें आपके पैसेज रहेंगे 30 मार्क्स के, इसमें भी 30 मार्क्स के रहेंगे और इंग्लिश भी आपका 30 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं पैडागोजी, यहाँ पर आपके पैसेज रहेंगे 15 मार्क्स के, यहाँ भी 15 मार्क्स के और ये 15 मार्क्स के, और पैडागोजी रहेंगे 15, 15 और 15, और ये तो तीनों सब्जेक्ट मतलब लैंग्वेज 1 कितने मार्क्स के रहेंगे, 30 मार्क्स के, जिसमें आपके 15 नंबर के पैसेज और 15 नंबर के पैडागोजी होंगे, ठीक है। ये आपको दिख रहा है पैसेज वाला जो पर्सन है 15 नंबर के। अगर मान लेते हैं कि लैंग्वेज 1 में आपने हिंदी लिया है, ठीक है, लैंग्वेज 1 में आपने क्या लिया है, हिंदी लिया है, तो आप जाकर पैसेज से 15 मार्क्स के पैसेज से आप क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने पैडागोजी की बात करते हैं, ये जो पैडागोजी सब्जेक्ट आपको दिख रहा है, इसमें इसका भी क्वेश्चन सेम रहेगा, इसका भी सेम रहेगा और इसका भी सेम रहेगा, ठीक है। जैसे कि हिंदी में रहेगा कि विकास किसे कहते हैं, ठीक है, वही क्वेश्चन आपके पैडागोजी में इंग्लिश में रहेगा कि व्हाट इज़ डेवलपमेंट, वही क्वेश्चन आपके संस्कृत में रहेगा विकासक की अस्ति, अब जो भी हो संस्कृत का लैंग्वेज रहेगा। यानी कि क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहेंगे, बस क्या है लैंग्वेज अलग रहेंगे। तो मैंने क्या बताया कि अगर आप हिंदी लेते हैं, ठीक है, अगर आपको आप शुरू से पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट, आप उसका हिंदी नहीं आपको मालूम है कि विकास होता है, ठीक है, आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी लिया, तो आप क्या करेंगे, पैसेज में जाएंगे और लैंग्वेज 1 में ही इंग्लिश में जाएंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन रहेंगे। पैसेज के क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहते हैं, बस आपके क्या है सब्जेक्ट, ये इसके लैंग्वेज अलग रहेगा कि हिंदी का हिंदी में देगा, संस्कृत का वही क्वेश्चन संस्कृत में और इंग्लिश का वही क्वेश्चन इंग्लिश के लैंग्वेज में देगा। मैंने आपको बस ये कहा है कि जो पैडागोजी है, ये पैडागोजी के क्वेश्चन सेम रहेंगे और जो ये पैसेज है इसके क्वेश्चन सेम नहीं रहते हैं। तो आपको क्या करना है, जब आप लैंग्वेज 1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 15 मार्क्स के पैसेज आप अपने जैसे हिंदी ले तो हिंदी में जाकर सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आप पैडागोजी की बात करते हैं और पैडागोजी में आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा तो जाकर किसी भी इन तीनों लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज में उस क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पैडागोजी के क्वेश्चन सेम रहते हैं। लैंग्वेज 1 की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम लैंग्वेज 2 की। देखिए लैंग्वेज 2 की वही बात करते हैं, तो इसमें भी आपके पैसेज और पैडागोजी रहेंगे 15 मार्क्स के, 15 मार्क्स के, ये भी 15 और ये भी 15। यहाँ बहुत अच्छे से समझने वाली बात है, समझ में नहीं आ रहा लोगों को। देखिए मैंने क्या बताया है कि आप बिना तैयारी किए हुए लैंग्वेज 1 की मदद से लैंग्वेज 2 निकालिए। मान लेते हैं आपने लैंग्वेज 1 हिंदी लिया है और हिंदी का प्रिपरेशन आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, लैंग्वेज 2 में मान लेते हैं आपने संस्कृत लिया, लैंग्वेज 2 में आपने संस्कृत लिया है, तो आप लैंग्वेज 2 के क्वेश्चन में जाएंगे, 15 नंबर के आप संस्कृत पैडागोजी
संस्कृत क्या करेंगे, 15 नंबर के संस्कृत पैसेज आप संस्कृत से सॉल्व करेंगे, ठीक है। संस्कृत का पैसेज आप संस्कृत से 15 नंबर का सॉल्व करेंगे। इसके बाद जब पेडागोजी के क्वेश्चन पर आएंगे तो आप क्या करेंगे, लैंग्वेज 2 में ही आप चले जाएंगे सीधे हिंदी में, हिंदी में जाकर सर्च करेंगे, क्योंकि आपको संस्कृत का लाइन नहीं समझ में आएगा, संस्कृत का लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप, क्योंकि ये पेडागोजी आपके सेम रहेंगे क्वेश्चन, तो आप जाएंगे इसमें हिंदी वाले पेडागोजी में, और इसके मदद से आप यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि हिंदी का प्रिपरेशन आपने किया हुआ है, हिंदी के लैंग्वेज पर आपका कमांड है, आप संस्कृत का लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हैं, पेडागोजी नहीं बन पा रहा, तो आप क्या करते हैं, तुक्का मार देते हैं, चलो इसमें सब भर देते हैं। भरने से अच्छा है कि आप जाएंगे हिंदी में ही, लैंग्वेज 2 में ही जाएंगे। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि इन दोनों का क्वेश्चन सेम होगा, क्वेश्चन सेम नहीं होगा। मैंने यही बताया है कि आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप संस्कृत के पैसेज तो बनाएंगे संस्कृत के क्वेश्चन से, लेकिन आप फिर आगे पेडागोजी बनाने के लिए आप चले जाएंगे हिंदी वाले क्वेश्चन में, लैंग्वेज 2 में ही। ये सारे क्वेश्चन पेडागोजी के सेम रहते हैं तीनों में, बस सिर्फ लैंग्वेज अलग रहता है। तो मान लेते हैं आपको संस्कृत का लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है सेकंड पेपर में, तो आप क्या करेंगे कि आप चले जाएंगे किस में, हिंदी के पेडागोजी में, सेकंड पेपर में, फर्स्ट में नहीं, ठीक है। अब समझ में आ रहा है। यहाँ पर आप क्या करेंगे कि हिंदी पर आपका कमांड है, यहाँ पर हिंदी में जाएंगे क्वेश्चन, तो आपका क्वेश्चन सही होने के ज़्यादा चांस रहेंगे, नंबर उठेगा आपका, ठीक है। बस मैंने यही बताया। तो आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, मैंने प्लेलिस्ट में 3 वीडियो डाला हुआ है, तीनों वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपके ऐसे ही बहुत सारे नंबर आएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि आपके पास टाइम कितना है। देखिए, ये आपको सोचने वाली बात है कि जब भी सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है, दिसंबर के लास्ट वीक में हुआ है या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में हुआ है, ठीक है। लेकिन इस बार आपका एग्ज़ाम कब कर दिया, 1 दिसंबर को, यानी कि हो सकता है आपको चांस मिल जाए बीपीएससी टीआरई 4 में बैठने का, क्योंकि एग्ज़ाम जब भी होता है तो इसका पूरी चांस है कि इसका रिज़ल्ट आपको 24, 25 या 26 दिसंबर को देखने को मिलेगा। क्योंकि पिछले दो एग्ज़ाम का मैंने एनालिसिस किया है, तो 25-26 दिन में आपका आंसर आ जाता है, रिज़ल्ट आ जाता है आपका, ठीक है। तो आपको इसमें दिसंबर लास्ट में आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, और ठीक इसके 1 महीना के अंदर, यानी कि आपको जनवरी कहते हैं, कि जनवरी के लास्ट वीक में आपको इसका रिज़ल्ट, इसका मार्कशीट, इसका सर्टिफिकेट आपको कहाँ मिल जाएगा, डिजी लॉकर में मिल जाएगा, डिजी लॉकर में आ जाता है। जैसे कि अभी 7 जुलाई वाला आया है, 1 महीना के अंदर ये भी आ गया, 1 महीना आपको जनवरी लास्ट लगेगा। अब आपका इसका बात करते हैं बीपीएससी टीआरई 4 का, अगर फॉर्म आ रहा है जनवरी लास्ट ले, तो आप जो ये सीटेट के बच्चे हैं जो इस बार एग्ज़ाम देंगे, वो बीपीएससी टीआरई 4 में बैठ सकते हैं। तो आपके लिए एक सुनहरा मतलब ये ऑफ़र है, मौका है, तो आप इसको भरपूर मतलब तैयारी करिए। ऐसा करिए कि मेरा इस बार रिज़ल्ट निकल जाए, इस बार आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाए। आपके लिए एक बीपीएससी टीआरई 4 मतलब मौका दे रही है कि आप लोग को भी इसमें बैठ सके, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर मैं कह रही हूँ कि अगर फिर भी आपको सीटेट के मतलब सीटेट से आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में करिएगा, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको रिप्लाई के द्वारा भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं जब नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी तो आपको उसमें बताऊंगी कि आप मतलब आपके जो डाउट हैं उसको क्लियर करूँगी। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर अभी आपका सीडीपी का बोथ पेपर यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी होती है। सीडीपी ये दोनों में कॉमन है, ऐसा नहीं है कि सीडीपी पेपर 1 का अलग होगा, सीडीपी पेपर 2 का नहीं। अगर आप सीडीपी पढ़ रहे हैं तो ये आपके दोनों पेपर ऐसे ही निकलेंगे, ठीक है। सीडीपी की तैयारी हो रही है। इसके बाद आपका ईवीएस हो गया, ईवीएस पेडागोजी हो गया, साइंस हो गया और साइंस पेडागोजी, ये 3 सब्जेक्ट आपको हमारे चैनल पर कराए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं, अभी हमारे चैनल पर 5 बजे आपको सब्जेक्ट का मतलब आपके सब्जेक्ट का वीडियो लोड होता है, ठीक है। हर क्लास आपका कितने बजे, 5 बजे हर शाम को लोड होता है, और शाम 7 बजे आपके कम्युनिटी पोस्ट पर एक पोस्ट किया जाता है क्वेश्चन जो मैंने प्रीवियस आपको पढ़ा दिए हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। मैं आपको चेक कर रही हूँ कि आप पीछे भुला रहे हैं कि नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि आगे पढ़ते जा रहे हैं पीछे बुलाते जा रहे हैं। तो यही आपका क्वेश्चन मैं डेली डालती हूँ शाम को 7 बजे, तो आप लोग जाकर देखिएगा। मैं आपको 1-2 दिन के अंदर बता देती हूँ कि पर डे आपका 2 वीडियो आएगा, 2 वीडियो में आपका सीडीपी प्रत्येक दिन आएगा। सीडीपी प्रत्येक दिन लाने का 2 मकसद है, क्योंकि आपका ये दोनों पेपर आएगा, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आ जाएगा सीडीपी। और साथ ही साथ देखिए सीडीपी का जो पढ़ाई होता है वो एक तरह से पेडागोजी पर ही रहता है, ठीक है। तो इससे आपको हिंदी पेडागोजी सॉल्व करने में मदद मिलेगा, संस्कृत पेडागोजी होता है तो वो तब सॉल्व कर लेंगे।
हिंदी के बाद आपका साइंस हो जाएगा, मैथ हो जाएगा, यानी कि इसके कुछ पार्ट्स आपके पेडागोजी के रहते हैं, तो आपका पेडागोजी का भी परसेंट मतलब ठीक ठाक होता रहेगा। इसलिए ये CDP आपको प्रत्येक दिन आएगा, और इसके बाद शाम 5 बजे आपको ये EVS एक दिन आएगा, एक दिन आपका साइंस आएगा, और ये दोनों आपके NCERT से ही पढ़ाई होते हैं, NCERT, ठीक है। मैं NCERT के लाइन बाय लाइन करके आपको पढ़ाती हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वही चीज़ पढ़ाती हूँ। अभी आप EVS में क्लास 3 के NCERT कंप्लीट कर लिए हैं, क्लास 4 में बस 1-2 बच्चा है, वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम क्लास 5 में जाएंगे, और साथ ही साथ EVS पेडागोजी की भी क्लास आ गई है, साइंस की क्लास चल रही है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। बहुत आसान भाषा में, ट्रिक के साथ, आपकी आसपास की भाषा में समझाई जाती है, ठीक है। तो बस अब फिर भी मैं जाते वक्त कह रही हूँ कि वीडियो में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी आपको लगे कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद और वीडियो को लाइक करिएगा, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।